हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आप सभी का इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो अक्सर 6 नंबर का आता है बोर्ड के पेपर में, तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम एक नज़र फॉर्मूलों पे डालते हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से हैं हमारे पास। तो एक वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला है हमारे पास, रियल जीडीपी, चालू कीमतों पर जीडीपी अपॉन चालू वर्ष का कीमत सूचकांक इंटू 100। एक फॉर्मूला एक जीडीपी अपसायक का है। ये दो जीडीपी से रिलेटेड फॉर्मूले हैं हमारे। इनमें जब इस्तेमाल करेंगे हम देखेंगे कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में हम ये सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। इससे पहले हमारी 9 वीडियो, क्योंकि ये कौन सी वीडियो है बेटा, 10th वीडियो है। 9 वीडियोज लेक्चर जो हमने बनाए हैं उसमें पूरा आपका नेशनल इनकम वाला चैप्टर कवर किया है। ये एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसी में एक डेप्रिसिएशन की बात है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन को आगे हम बात करेंगे, लिखा करेंगे डेप। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ग्रोस माइनस नेट, एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडी, है ना। इनको डिटेल में समझना है तो पीछे वाले लेक्चर्स देख लीजिए। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। घरेलू आय से रिलेटेड हम फॉर्मूले, घरेलू आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय माइनस एनएफआईए, नेशनल प्रोडक्ट, या नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएफआईए। एक मेथड हमारा वैल्यू एडिड मेथड। 3 मेथड से हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं। वैल्यू एडिड मेथड, इससे पहले ही वाले चैप्टर में, पहले वाले 3 लेक्चर्स में हमने तीनों मेथड एक एक लेक्चर में एक एक मेथड उठा के कंप्लीट सा किया है पूरा। तो ये फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों की हेल्प से कैसे कैसे, ये मैंने इसलिए लिख दिए कि आपको सब एक जगह मिल जाए, और इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले होना ही क्वेश्चन सोल्व होने की गारंटी नहीं है। तो बात करते हैं, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस तरह से हमें पेपर में एक टेबल दी होती है और इस टेबल में बहुत सारे डाटा लिखे होते हैं, उनसे हमें नेशनल इनकम निकालनी है। जब हमने पिछले लेक्चर्स में अलग अलग मेथड्स की बात करी थी तो तब हमने एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था। वहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कुछ सब कुछ क्लियर सा होगा। नहीं होगा तो आप एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ हर बार बिल्कुल इनिशियल से शुरू करके नहीं बात बन सकती। देखिएगा, ये जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल में एक तरफ लिखा होता है आइटम्स, मदें, दूसरी तरफ रुपीज इन लैक्स हो सकते हैं, रुपीज इन करोड़ हो सकते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी नहीं है। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आंसर लिखने में है बस। देखिएगा, सबसे पहले हमारे सामने जब भी क्वेश्चन आता है तो हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या निकालना क्या है। इसमें निकालना है हमें राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एनएनपीएफसी। ठीक हो गई बात। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है। अब हम इस टेबल को पढ़ते हैं एक बार। निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इसको मैं साथ साथ में यहीं पे हम लिखते जाते हैं। इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एनआईटी। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, डेल्टा एस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको बोलते हैं हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
इनका हम थोड़ा सा सरलीकरण अभी कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है फिर पढ़ने में। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका अर्थ है डेप्रिसिएशन, है ना, इसको हमें शॉर्ट में हम डेप लिखते हैं। ये नेट इंपोर्ट है, हमें अपने फॉर्मूले में क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। तो मैं यहीं पे लिख दूं नेट एक्सपोर्ट, कितना हो जाएगा बेटा इसका, क्योंकि ये इंपोर्ट है, आयात है, लेकिन मुझे निर्यात या एक्सपोर्ट चाहिए, तो उल्टा या मुझे दूसरी चीज़ चाहिए, इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -30। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको पहले ये अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी विधि हो सकती है। देखिएगा बेटा, यदि आपको फॉर्मूले टिप्स पर याद हैं तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग जाएगा कि कौन सी विधि से क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। इसका मतलब कौन सा मेथड है, ये एक्सपेंडिचर मेथड है, वह विधि है। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्या निकालना था हमें, NNPFC, ये निकालना था। फर्स्ट स्टेप है मेरा। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूं कि कौन सी विधि हो गई बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड इसमें लगेगा, कहाँ से पता लगा मुझे कि ये जो अभी मैंने आपको बताया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, प्रॉफिट वगैरह, ये सारी चीज़ें देख के मुझे आइडिया हुआ कि इसमें एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। अब आप रिकॉल करिएगा कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या निकालते थे, GDP-MP। हम सारे मेथड में हमेशा सबसे पहले GDP-MP निकालते हैं। GDP-MP का फॉर्मूला क्या है बेटा जी, देखिएगा, मैं यहाँ फॉर्मूलों से आपको मैच करता रहता हूँ। ये वैल्यू एडिड मेथड था, और ये भी नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड आपका ये रहा, ये थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, ये वाला फार्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले की बात करें हम तो सबसे पहले आप लिखिएगा फॉर्मूला था मेरा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तीन चीज़ें चाहिए हमें अभी कुछ नहीं देखना ये क्या निकालना है, अभी बाद में सोचेंगे। हमने फॉर्मूला अपना याद किया हुआ है GDP-MP से, सीधे सीधे GDP-MP से निकाल लीजिए। तीन चीज़ें हमें ढूंढनी है, इसमें से वो लिखनी है, बात खत्म हो गई। चलिएगा जी, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें देखिए बेटा कहीं दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, है ना, सारे शब्द पढ़ने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या वर्ड जुड़ गया, प्राइवेट, केवल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है, ये गवर्नमेंट। मैं इसमें सारे में देखता हूँ कहीं भी फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है। जब फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है तो फिर मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है। कौन कौन सा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों से मिलके फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बनता है। तो मैं क्या करूं, इन दोनों को लिख लूं। तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया एक ये वाली फिगर और एक गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ हो गया 900 प्लस 400। ये कौन सी बात हो गई मेरी, यहाँ तक की बात। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो जरा, ये लिखा हुआ है सीधा सीधा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सीधी सीधी फिगर लिखी हुई है, उठा लो एज इट इज, प्लस 250 प्लस ये भी बात हो गई मेरी नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट के बजाय हमें क्या दे रखा है, नेट इंपोर्ट। तो साइन चेंज कर लेंगे हम इसका, ये प्लस वाला साइन
मेरे फॉर्मूले से आया हुआ है, और इसका मतलब कितना हो गया, -30। इस तरह से लिख दूँगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 11520। अभी यूनिट्स, लाख, करोड़, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। GDP MP हो गया। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना था, NNPFC। चलिए NNPFC की अब बात करेंगे हम। NNPFC निकालना है, क्या है मेरे पास, अब GDP MP है। ग्रोथ से नेट पे जाऊं मैं तो क्या कर दूं, माइनस, डैप कर दूं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करूं, NFIA प्लस कर दूं। NFIA का रिश्ता होता है इनका। MP से FC NIT माइनस कर दूं। ये कौन सा प्लस करना है, कौन सा माइनस करना है, ये पिछले लेक्चर्स में मैंने बता रखा है। एक एक्सरसाइज भी दे रखी है आपको। वो एक्सरसाइज यदि आप ठीक से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देन, GDP MP कितना हो गया, 1520। डैप कितनी हो गई बेटा, ये हमने इसीलिए यहाँ लिख ली थी पहले। डैप हो गई 20 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है। ये फ्रॉम और टू का यहाँ बड़ा ध्यान रखना है हमें। यदि टू होता तो साइन चेंज हो जाता, लेकिन ये फ्रॉम है तो बिल्कुल ठीक है। -40 उठा लेंगे हम, तो NFIA हो गया -40 माइनस NIT देखिएगा, ये वाला हमने यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 100 है। तो कितना लिख दूं बेटा, 100। ये हो गया 1520 -20, और ये प्लस माइनस -40 -100, 1520 -160 इज इक्वल टू 1360। ये आपका हो गया NNPFC। अब इसकी यूनिट लिखने की बात है। ये टेबल है, इस टेबल में जो डाटा दिए हुए हैं ऊपर लिखा हुआ है रुपीज इन लैख। यहाँ से देखना है, बस आप इसी को एज इट इज उठाओ और यहाँ लिख दो रुपीज और लैख। ये आपका आंसर हो गया। इजी है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा स्टेप से चलना है। जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप हमेशा कंप्लीट फॉर्मूले लिखेंगे, ये वाले है ना। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूले नहीं लिखते, इससे आपको ना तो फॉर्मूले याद होते हैं और ना ठीक से वैल्यू पुटअप कर पाते हैं आप। कंप्लीट फॉर्मूले लिखो हर चीज़ के और उसके बाद वैल्यू पुटअप करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से स्टॉक में परिवर्तन के मूल्य की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है ये, चेंज इन स्टॉक, जिसको हम डेल्टा एस बोल देते हैं। ये आंकड़े हैं जी, इसमें डाटाज में रुपीज करोड़ में लिख रखे हैं इन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है, रुपीज करोड़ में हो, लाख में हो, जो भी है, हमें तो आखिर में यूनिट लिखनी है बस एक। चलिएगा, है ना। आपको बहुत सारी जगह सॉल्यूशन में इस तरह से लिखा मिलेगा, तो ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो। आप सोचते हो कि सर 3 ही लाइन में तो सारा आंसर आ गया, तो हम तो ये मेथड सीख लेते हैं। इस मेथड से कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन ठीक होने वाले नहीं हैं इसमें, क्योंकि क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, क्या छोड़ना है, क्या उठाना है, ये यहाँ कुछ क्लियर नहीं होता। तो इसलिए जो मैं मेथड बता रहा हूँ, आप वो मेथड यदि एक बार अडोप्ट कर लेंगे तो बात बन जाएगी। फिर वही स्टेप से चलिएगा। क्या निकालना है, चेंज इन स्टॉक डेल्टा एस निकालना है। ठीक है जी, हमें क्या निकालना हो गया, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कौन से मेथड में यूज होता है भाई, कौन से मेथड में होता है, प्रोडक्ट मेथड में, उत्पादन विधि में। तो यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, सेकंड स्टेप में कौन सा मेथड लगेगा बेटा जी, प्रोडक्ट मेथड। वैसे यहाँ से भी अंदाज़ा लग रहा है, ये NVA लिखते हैं, NVA
नहीं तो एनडीपी लिखते, एनवीए प्रोडक्ट मेथड में ही होता है, बिक्री वर्ड है, बिक्री प्रोडक्ट मेथड में ही होता है। ठीक है, चेंज इन स्टॉक इन्होंने छोड़ ही रखा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए डेल्टा एस मान लेता हूँ। मध्यवर्ती उपभोग, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये भी कौन से में होता है, प्रोडक्ट मेथड में। चलिए, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा। अब प्रोडक्ट मेथड में हम क्या निकालते हैं, वही जीडीपी एमपी हमेशा निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट मेथड का, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ, सेल्स माइनस सो एंड सो, जो भी है वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू एडिड मेथड का क्वेश्चन है। उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग प्लस स्टॉक में परिवर्तन। चलिएगा, तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारा सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। छोटा सा फॉर्मूला है, इसमें निकाल लीजिएगा। अब आप सेल्स कितनी है बेटा जी, ये बिक्री सेल्स हो गई 400, तो ये 400 लिख दूं, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, मध्यवर्ती उपभोग इंटरमीडिएट कॉस्ट 100 हो गई, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मुझे निकालना ही है यहाँ से, इट मीन्स इसको लिख दूं मैं डेल्टा एस। तो जीडीपी एमपी मेरा आ गया 300 प्लस डेल्टा एस। चलिएगा, अब ना तो मेरे पास जीडीपी एमपी है ना डेल्टा एस है, कोई सी एक चीज़ हो तो दूसरी निकलेगी ना। चलो अब इसमें दोबारा देखते हैं, एक मेरे पास ये चीज़ दे रखी है इसमें, ये क्या है बेटा जी, साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि NVAFC, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। इसको मैं शॉर्ट में दूसरे शब्दों में लिखना चाहूँ तो NDPFC है ना, VA का मतलब होता है DP होता है हमेशा, ये याद कर लीजिए, VA इज इक्वल टू क्या है, DP। तो ये क्या बन गया, NDPFC। NDPFC की वैल्यू दे रखी है मुझे, चलिएगा जो, तो मैं NDPFC निकालूं इसकी हेल्प से, GDP MP की हेल्प से। तब कैसे निकालूं भाई, ग्रोथ से नेट बनाना है मुझे, तो क्या कर दूं, डेप माइनस कर दूं, डी से डी ठीक है, पी से पी ठीक है, एमपी से एफसी, तो क्या कर दूं, माइनस NIT कर दूं। तो अब वैल्यू पुट अप कर लीजिए, NDPFC कितना है 200 इज इक्वल टू जीडीपी एमपी कितना निकाला मैंने, ये निकाला 300 प्लस डेल्टा एस माइनस डेप देखिएगा मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन कितना 40 माइनस NIT, देखिएगा इसमें कहीं NIT है नहीं, लेकिन एक वर्ड है सब्सिडी। NIT का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। तो NIT निकालने के लिए IT कितना हो गया 0, मुझे कुछ नहीं दे रखा इसमें, माइनस सब्सिडी कितनी हो गई बेटा जी 10 माइनस 10, तो NIT कितना हो गया मेरा -10, 0 माइनस 10 -10, तो माइनस NIT माइनस, तो ये वाला साइन तो ये, और NIT की वैल्यू कितनी है -10, इस तरह से लिख लेंगे हम। तो 200 इज इक्वल टू
300 प्लस डेल्टा एस या चेंज इन स्टॉक -40, और ये माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस बन गए। देन डेल्टा एस बराबर, या पूरा ही सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन तो 200 इज इक्वल टू 300 प्लस डेल्टा एस, और ये हो गया 310 बेटा। प्लस प्लस की फिगर एक जगह प्लस कर लूँ तो 310 -40। डेल्टा एस बराबर, ये 200 तो इधर लिखे हुए हैं, इक्वल टू से इधर लाओगे ये माइनस का 310 हो जाएगा, इसको इधर लाओगे इक्वल टू से इधर प्लस का 40, साइन चेंज हो जाते हैं। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 240 प्लस के और 310 माइनस के, कितना हुआ, -70। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू -70। अब यहाँ से यूनिट उठा लीजिएगा बेटा, रुपीज करोड़ में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रुपीज -70 करोड़, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। इसके लिए बेटर ये है कि जब आप वीडियो देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन की दूसरे किसी मोबाइल में फ़ोटो खींच लो, स्क्रीन शॉट ले लो, इसका फ़ोटो खींच लो, और फिर देख देख के वैल्यू पुट अप करते रहो कैसे कैसे कर रहे हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन समझेंगे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, GVAMP, मैंने अभी बताया था आपको VA का मीनिंग DP, तो इसका मतलब क्या निकालना है मुझे, GDP-MP। देखिएगा जी बेटा जी, क्या है ये, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स है ये, चेंज इन स्टॉक है, ये एक्सपोर्ट है, एकल उपयोग उत्पादक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका एक ही बार उपयोग होता है और उत्पादन में काम आ जाती हैं, इट मीन्स एक तरह की होगी ये इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या हो गई, इंटरमीडिएट कॉस्ट। निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। कौन सा मेथड लग सकता है बेटा, वैल्यू एडेड मेथड, बिक्री वाली बात आ रही है। वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड, वही प्रोडक्ट मेथड वैल्यू एडेड एक ही बात है। हम निकालते हैं GDP-MP। GDP-MP में क्या फार्मूला होता है बेटा जी, बोलो, अभी तो लिखा था हमने, सेल्स प्लस चेंज इन माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट IC लिख दूं प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी है भाई, बिक्री, ये डोमेस्टिक सेल्स, बिक्री दो तरह की हुई यहाँ, है ना। केवल सेल्स लिखा होता तो फिर तो यही फिगर उठा लेते, लेकिन क्या लिखा इन्होंने, डोमेस्टिक सेल्स। तो डोमेस्टिक सेल्स लिखने के कारण हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहीं और भी तो सेल नहीं है, निर्यात, एक्सपोर्ट, ये भी एक तरह की बिक्री हुई ना, वो ये विदेश को हो गई और ये डोमेस्टिक का मतलब है देश में हुई, तो दो बिक्री हो गई इनके पास। तो इन दोनों बिक्री की यदि हम बात करें तो इन दोनों को सेल्स में कैसे लिख दूं मैं, 200 प्लस एक्सपोर्ट कितना 10, ये हो गई मेरी सेल्स, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी बेटा जी, ये मैंने अभी बताई थी तुम्हें, 120 प्लस चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन डेल्टा S -10 है, ऐसे लिख दूंगा।
कितना हो गया भाई ये 210 माइनस 120 और प्लस ये प्लस और माइनस क्या हो गए -10, तो ये हो गया 210 माइनस 130 इज इक्वल टू 80। अब यहाँ से एक बार ये देख लीजिए रुपीज़ लैख लिखा हुआ है, उठा के यहाँ पे आर रुपीज़ लैख लिख देंगे। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, निकालना क्या था हमें, जीडीपी एमपी निकालना था, है ना, और यही हमने निकाला भी है। तो बस इतना कर लोगे, जी वी एम पी की बात कर रहा है तो ऐसे ही लिख दो बस, जी वी एम पी इज इक्वल टू रहेगी फिगर ये ₹80 लाख। ये आंसर हो गया, इजी है। चलिएगा एक क्वेश्चन जीडीपी डिफ्लेटर की बात करके देखते हैं एक क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी कई बार 3 या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, ये एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है वैसे। और ये सारे क्वेश्चंस जो जितने भी न्यूमेरिकल मैंने अभी तक करवाए हैं या आगे करवा रहा हूँ इसमें, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं 2014, 15, 17, 18 यहीं तक के बोर्ड के ही क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें हम, किसी वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का मूल्य 2500 है। चलिए जी, इसको हम सीधा सीधा साथ साथ लिखते रहते हैं कि नॉमिनल जीएनपी कितनी दे दी बेटा मुझे 2500। उसी वर्ष के दौरान देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का मूल्य किसी आधार वर्ष की कीमत पर 3000 है। रियल जीएनपी कितना हो गया 3000। प्रतिशत के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी अविस्फीति के मूल्य की गणना कीजिए। ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है, सबसे शुरू में ही है ये वाला, बार बार चेंज करने में बेटा थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। ये वाला फॉर्मूला, तो यहीं से हम फॉर्मूला उठा सकते हैं, और फॉर्मूला उठा के हम बात करें तो जी एन पी इज इक्वल टू नॉमिनल जी एन पी अपॉन रियल जी एन पी इंटू 100। बाई चांस यहाँ जी एन पी की जगह जी डी पी होता तो ये भी क्या बन जाता, जी डी पी बन जाता, ये भी जी डी पी बन जाता। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ क्या लिखा हुआ है, बस एक जैसी टर्म लिखी होनी चाहिए। तो सीधा सीधा है फॉर्मूला, यदि आपको याद है फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दोगे। नॉमिनल जीडीपी कितनी बेटा, नॉमिनल जीडीपी कितनी 2500 अपॉन रियल जीडीपी, अपॉन रियल जीडीपी कितनी 3000 इंटू 100, 83.3। तो 83.3% हो गई। इट मीन्स 100 से कम है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस ईयर में देयर इज, ये 100 से कितनी कम है 16.67% के करीब कम है। इट मीन्स देयर इज 16.67 डिक्रीज इन प्राइस लेवल विद कंपेयर टू बेस ईयर। बेस ईयर की अपेक्षा महंगाई बढ़ी नहीं है, घटी है। और कितना डिक्रीज हुआ है इसमें प्राइस लेवल में 16.67%। ये आपको कंक्लूजन लिखना है। इन्होंने पूछा क्या आधार वर्ष और उल्लिखित वर्ष के बीच कीमत स्तर में वृद्धि हुई या नहीं। वृद्धि नहीं हुई तो नहीं, कमी हुई है। और कितनी कमी हुई है, इतनी कमी हुई है। ठीक है भाई, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, एनवीएएफसी की बात कर रहा है ये, वही प्रोडक्ट मेथड की बात है। एनवीए को हम क्या लिख देंगे, एनडीपीएफसी, वही सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, है ना, और प्लस चेंज इन स्टॉक, उससे निकाल लें। तो ये आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आता
नहीं निकल पा रहा, वैसे मैंने हिंट नीचे दे रखे हैं, है ना, इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। यदि फिर भी नहीं आ रहा तो बाद में हम बात करते हैं, नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ। इसमें मशीन का क्रय वाली चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये निवेश है, ये अलग रहेगा। बाकी चीज़ें देखेंगे, कोई सारी ये जब सॉल्व करोगे तब पता लगेगा। किसी भी डाटा में ज़रूरी नहीं है कि सारे ही डाटा उपयोग हों। जैसे हमने इस क्वेश्चन में तो हो गए थे, इस क्वेश्चन में भी शायद हो गए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही डाटा उपयोग हों। अभी आगे देखेंगे हम, बहुत सारे डाटा छूट भी जाते हैं कि वो यूजलेस डाटा होते हैं, हमारे यूज के नहीं हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप अपने आप, ये वाला क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन भी, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको पेपर में बाइलिंगुअल क्वेश्चन लिखा मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा मिलेगा, तो आप इन क्वेश्चंस को करते समय, भले ही हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में ज़रूर एक बार पढ़ लें। तो ये इसमें क्या निकालना है आपको, NDPFC निकालना है, शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ब्याज, कर्मचारियों का परिश्रमिक, है ना, NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्या हो गया बेटा ये, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये रेंट एंड प्रॉफिट, सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये भी क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, सिंपल सा ही है, तो आप करके देखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसको भी अपने आप प्रैक्टिस करना। सेवन्थ क्वेश्चन हम करके देखते हैं, ये थोड़ा सा चेंज है। शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करें। किस पे गणना करनी है बेटा, शुद्ध मूल्य वृद्धि हो गई नेट वैल्यू एडेड, एट एफसी एट एमपी कुछ भी नहीं दिया। यदि नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान लेंगे, एफसी मानेंगे। यदि नहीं दिया हुआ तो ये अंडरस्टूड है कि आपसे एफसी पे निकलवा रहे हैं। इट मीन्स NVAFC, इसको मैं और मॉडिफाइड करूँ, मैंने बताया VA को DP मान लेते हैं, तो हमें क्या निकालना है, NDPFC निकालना है। पहली चीज़ ये कह रहा है टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं 10 वर्ष जीवन काल, लाइफ स्पैन दिया हुआ है कितना, 10 ईयर्स। एकल उपयोग उत्पादक वस्तुएं, अभी पहले पढ़ा था हमने, एक तरह की क्या हो गई, इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई है, IC, है ना, शॉर्ट में लिख दूं IC हो गई। ये सेल्स हो गया। अनबिका माल, अनबिका माल का अर्थ है आप कह सकते हैं कि ऐसा माल जो नहीं बिका, तो जो सेल नहीं हुआ, अनसेल, स्टॉक हो गया एक तरह का, ये तो चेंज इन स्टॉक, ये हो गया एक तरह से हमारा डेल्टा S। ये GST 1 एक तरह से ये NIT के इक्वल हो गया। देन क्या निकालना है बेटा जी मुझे, NDPFC। क्या करूं, सेल्स वाला है, वही कौन सा प्रोडक्ट मेथड है, GDP-MP निकालता हूं मैं। GDP-MP इज इक्वल टू सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल कितनी है, 20, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट मैंने अभी बताई कितनी हो गई बेटा, 5, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना हुआ, 2। तो GDP-MP मेरा हो गया कितना बेटा जी, 20 माइनस 22, 70। निकालना क्या था मुझे, NDPFC। NDPFC निकालूं मैं तो GDP-MP ग्रोस से नेट क्या कर दूं, माइनस डेप कर दूं, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई दिक्कत नहीं है, P से P कोई दिक्कत नहीं है, MP से FC NIT माइनस कर दूं, तो GDP-MP 17। अब आई बात डेप की,
कहीं दिया हुआ है बेटा डेप, ये रहा, इन वस्तुओं का उपभोग हुआ है, ये एक तरह का डेप है, लेकिन लाइफ स्पैन 10 ईयर्स, ये ब्रैकेट में जो डाला हुआ है ये एक नई चीज़ है। तो डेप निकालने के लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। भाई 10 लाख, लाख में है ना ये फिगर, 10 लाख रुपए की वस्तु का भी उपयोग हुआ था और एक साल में उसकी उसकी लाइफ कितनी है 10 ईयर, तो एक साल में कितनी कितनी कम हो जाएगी उसकी, 1 लाख रुपए, है ना। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी होगी 10 लाख, लाइफ स्पैन कितना है 10 10 10, 1 लाख होगी। तो एक तरह का डैप हो गया, क्योंकि मशीन पुरानी होती रहती तो मशीन पुरानी की उतनी कीमत थोड़ी रहेगी, तो डैप हो गया 1 लाख। तो यहाँ लिखेंगे आप डैप कितना 1, कैसे निकला समझ आ गया होगा इस फॉर्मूले से, माइनस NIT, सब कुछ सेम है, NIT 1 हो गया, माइनस 1, ये हो गया 15, और यूनिट क्या लिख दूं बेटा, लाख में था तो रुपीज लाख, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन, चलिए इसको भी देखते हैं, इसी में समझ लेते हैं। 8th क्वेश्चन फिर वैसा ही है, सेल्स, अब की बार इन्होंने GDP MP या ऐसा कुछ नहीं पूछा, सीधा सीधा क्या पूछ लिया, सेल्स पूछ ली। ठीक है, इसका मतलब कौन सा मेथड लगेगा बेटा, वही कौन सा, प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि। GDP MP निकालनी है हमें, तो क्या फॉर्मूला है, सेल्स माइनस IC प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी नहीं है मेरे पास, ऐसी लिख दूं, माइनस IC, आर्थिक सहायता का मतलब है सब्सिडी, ये इनिशियल स्टॉक, ये फाइनल स्टॉक, मध्यवर्ती उपभोग, ये IC, ये डैप हो गया, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये प्रॉफिट हो गया, और ये हो गया NVA एट FC, या इसको मैं NDP FC लिख सकता हूँ, ऐसा ही है। तो IC कितना हो गया बेटा 3000 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा, लेकिन इनिशियल स्टॉक और फाइनल स्टॉक दे रखे हैं, तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल स्टॉक। ये फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, तब बात बनेगी। तो फाइनल स्टॉक कितना हो गया 600 माइनस इनिशियल स्टॉक 100, सोल्व कर लीजिएगा, S माइनस 3000 प्लस 600 माइनस 100 500, तो S माइनस 2500, ये हो गया मेरा GDP MP। अभी तो सेल्स नहीं निकल सकती क्योंकि GDP MP मुझे पता नहीं है। अब यहाँ से देखो जरा बेटा, NDP FC दे रखा है मुझे, इसकी हेल्प से देखते हैं। तो NDP FC बराबर GDP MP, GDP MP से NDP FC निकालने की मैं कोशिश करूँ तो ग्रोस से नेट क्या कर दूँ, माइनस डैप कर दूँ, D से D ठीक है, P से P ठीक है, MP से FC माइनस NIT कर दूँ। तो NDP FC कितना दिया हुआ है बेटा जी 2000, ये वाला NDP FC हो गया 2000, GDP MP S माइनस 2500 माइनस डेप, डेप की बात करूं कितनी 700, ऐसा ही है।
700 माइनस NIT दी हुई है कहीं NIT, देखो जरा, NIT नहीं दे रखी है हमें, सब्सिडी दी हुई है केवल। उसी फॉर्मूले की तरह NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी। तो IT 0 हो गई, माइनस सब्सिडी कितनी होगी 200, तो NIT होगी -200, यही हुआ ना। तो -200 हो गई। तो 2000 इज इक्वल टू S माइनस 2500 माइनस 700 प्लस 200। NIT माइनस और सब्सिडी माइनस माइनस प्लस, चलिए देखते हैं अभी। तो बेटा जी 2000 इज इक्वल टू S माइनस, ये कितना हो गया, माइनस माइनस के एक जगह जोड़ लें, 3200 और 200 माइनस, तो ये हो गए 3000। तो S इज इक्वल टू 2000 और ये संख्या इधर आएगी, साइन चेंज हो जाएगा 3000, तो सेल्स इज इक्वल टू कितनी होगी बेटा जी 5000, और यहीं से यूनिट यहाँ पे नहीं दे रखी, तो बस इतना ही आंसर लिख दो, ये इसका आंसर हो गया। ठीक हो गई बात। देन क्वेश्चन नंबर 9, चलिए इनकम मेथड का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी करके देखते हैं। दो चीज़ें पूछी हैं आपसे, क्या क्या पूछा है, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरी पूछी है विदेशों को कारक आय, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड पूछी है, फ्रॉम एब्रोड नहीं, और बल्कि नेट भी नहीं पूछा आपसे, फैक्टर इनकम टू एब्रोड पूछी है। ये दो चीज़ें पूछी हैं, तो हम इसकी बात करते हैं। ये हम ये हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, COE बोलते हैं इसको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेट एक्सपोर्ट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ये रेंट हो गया, और ये हो गया कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP एट FC। सकल घरेलू पूंजी निर्माण की बात करूं मैं, तो ये हो गया ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण अभी नहीं देखते, चेंज इन स्टॉक हो गया डेल्टा S, विदेशों से कारक आय, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और ये हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा मेथड लगेगा बेटा, मेथड इसमें हो गया हमारा इनकम मेथड। कौन सा मेथड, इनकम मेथड की बात होगी। इनकम मेथड का फॉर्मूला, हम GDP MP निकालते हैं, कर्मचारियों का परिश्रमिक COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रॉफिट, चलिए पूरा ही लिखता हूँ मैं, GDP MP निकालते हैं हम, COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ
सेल्फ एम्प्लॉय प्लस डेप प्लस एनआईटी, ये 5 चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है तो हमारी जीडीपी एमपी आ जाएगी। देन निकाल के देखते हैं जीडीपी एमपी। सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये हमने यहीं पे अभी देखी थी, नंबर 1 हो गया तो कितनी हो गई बेटा जी 1000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस है कहीं नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस यदि मेरे पास नहीं है तो मैं देखता हूँ आगे ऑपरेटिंग सरप्लस बाइफरकेट भी होता है। क्या क्या होता है बाइफरकेट में? प्रचालन अधिशेष में लगान, किराया, लाभ, ब्याज, रॉयल्टी, और इसमें भी यदि लाभ नहीं दे रखा तो लाभ के भी 3 हिस्से होते हैं, है ना। तो लगान, किराया, ब्याज, रॉयल्टी, इनमें से ये चीज़ें तलाश करते हैं इसमें कहीं कहाँ मिलेंगी, जो मिलेंगी वो हम लिख लेंगे। देन चलिए जी, लगान है कहीं नहीं है, किराया है, किराया कितना 150 प्लस ब्याज 250, लाभ 400, 250 प्लस 400, 3 चीज़ें हो गई बेटा जी मेरे पास। ये किसका पार्ट हो गया? ऑपरेटिंग सरप्लस का। प्लस मिक्स्ड इनकम फ्रॉम द एम्प्लॉयज। देखो जरा इसमें कहीं है क्या? शुद्ध निर्यात मिक्स्ड इनकम कहीं नहीं है, छोड़ देंगे। क्या लिख दूं मैं? 0 लिख दूं। देन क्या चाहिए मुझे? डेप। डेप अभी डेप है कहीं? डेप्रीशिएशन नहीं है, लेकिन डेप्रीशिएशन नहीं है तो आप 0 नहीं लिख देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए डेप को डेप ही लिख लो, बताऊंगा डेप कैसे निकलेगी। प्लस एनआईटी 100 लिखी हुई है, प्लस 100। अब देखिएगा डेप कैसे निकालनी है बेटा। डेप निकालने के लिए क्या क्या दे रखा है मुझे? ये वाले देखो, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण है, इन दोनों से निकलेगी डेप। कैसे निकलेगी? एक फॉर्मूला आपको मैं अभी बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं आप। इस सकल और शुद्ध और ये वाला फॉर्मूला तुम्हें अक्सर ही परेशान करेगा, इसलिए इसको एक बार ढंग से देख ही लेना। ये है बेटा जी ये वाला सकल घरेलू पूंजी निर्माण, इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक हो गई बात? इसको अब हम वहाँ निकाल के देखते हैं फिगर रख के। ये थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। तो डेप निकालने की बात करूं मैं तो डेप के लिए क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन माइनस प्लस चेंज इन स्टॉक।
ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो जरा इसमें है क्या, सकल घरेलू GDCF दिया हुआ है 220 हो गया बेटा, यहाँ पे रख लूँ 220 इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण। यहाँ घरेलू भी शब्द अंडरस्टूड है, लेकिन ये नेट है, नेट से आप ग्रोस बनाएंगे तो क्या करें, डेप प्लस करें तो 150 तो लिखेंगे ही, और साथ में क्या लिखें इसको, यदि मैं सकल बनाना चाहता हूँ, इसको क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, ग्रोस बनाना चाह रहा हूँ, तो प्लस डेप करना पड़ेगा। तो 150 प्लस डेप प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक डेल्टा एस, ये 20 लिखाई है, प्लस 20। तो ये हो गया बेटा जी 200 इज इक्वल टू 170 प्लस डेप, तो डेप कितनी आ गई मेरी 30। ये आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी। तो अब आगे बढ़ूँ मैं, GDPMP इज इक्वल टू 1000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया 800 प्लस ये डेप कितनी हो गई थी 30, तो 1130। तो GDPMP कितना हो गया 800 930, एक मिनट, चेंज डेप, ओ सॉरी, चेंज इन स्टॉक इसमें था 170 हो गया था, 30 आई डेप, क्या क्या पूछा है हमें हमसे इसमें, ठीक है GDPFC पूछा है, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया 1930। देन डेप 50 आनी चाहिए भाई, हाँ गड़बड़ कर दी, GDPFC कितना है भाई, ओ सॉरी 220 है बेटा ये, तो ये 200 के बजाय क्या लिखूँ मैं इसको 220, तो अब डेप कितनी हो जाएगी बेटा 50, तो यहाँ डेप की जगह कितना लिख लूँ ये 50, इसकी जगह ये कितना लिखूँ 50, तो ये कितना हो जाएगा 100 और 50 150, तो ये हो गया 1950। तो मेरे पास GDPMP आ गई 1950। क्या पूछा है बेटा इसने GDPFC, अब आगे GDPFC निकाल लो, GDPFC इज इक्वल टू GDPMP, ग्रोस से ग्रोस कोई दिक्कत नहीं है, D से D कोई दिक्कत नहीं है, P से P कोई दिक्कत नहीं है, MP से FC क्या कर लूँ NIT माइनस कर लूँ, NIT कितनी दी हुई है हमें, NIT दी हुई है 100, तो क्या कर दूँ इसमें 1950 में से 100 माइनस कर दूँ 1850, तो GDPFC तो कितनी आ गई बेटा मेरे पास, GDPFC इज इक्वल टू 1850, और ये डिजिट ऊपर कुछ नहीं दे रखी तो हम ऐसा ही छोड़ देंगे, बस यही आंसर हो गया बेटा, ठीक हो गई बात। अब दूसरी चीज इसने पूछी है मुझसे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम का रिलेशन होता है नेशनल और डोमेस्टिक का, NFIA का रिलेशन उसका ही होता है ना, ये मेरे पास क्या निकली GDPMP या GDPFC, सॉरी ये GDPFC निकाल ली हमने, और एक मुझे कहीं ना कहीं नेशनल चाहिए, तो GNPFC देखो जरा इसमें कहीं है, ये रही GNPFC 1850, ये नेशनल वाली चीज़ है तभी निकलेगा, तो इसके फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल लेंगे GNPFC इज इक्वल टू GDPFC, इसमें माइनस NFIA करना पड़ेगा, ग्रोस से ग्रोस कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे
तो क्या करूँ मैं, प्लस NFIA करूँगा भाई, यहाँ पे होगा प्लस। और हाँ, प्लस NFIA और इसके साथ साथ NFIA दे रखा है इसमें, कहीं नहीं दे रखा। क्या क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड टू फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ये फॉर्मूला होता है NFIA का कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड में से फैक्टर इनकम टू एब्रोड माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाता है। GNPFC कितना है, GNPFC दे रखा है 1850, ये वैल्यू पुट अप कर दोगे। GDPFC 1850, ये हमने लिख ही दिया। फिर ये क्या क्या लिखूँ मैं, प्लस करूँ इसको, है ना। और फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से कारक आए 30 माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ये टू एब्रोड को मैंने मान लिया x, यही तो निकालनी थी मुझे। इसको सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30। एक आंसर ये हो गया। ये कौन सी हो गई, फैक्टर इनकम टू एब्रोड इज इक्वल टू 30। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 10th क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मैंने एक हल्का सा हिंट के लिए आंसर लिख दिया है, आंसर ये आएगा। और इसको खुद सोल्व करके देखना। क्या पूछ रहा है 10th क्वेश्चन में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP MP, कर्मचारियों का परिश्रमिक, ब्याज, किराया मीन्स इनकम मेथड शुरू होगा। इनकम मेथड का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, GDP MP निकालोगे और इनकम मेथड का फॉर्मूला वही COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस डेप प्लस NIT। इन सब की वैल्यू पुट अप करोगे देख के तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का, रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट हो गया, और इसके साथ साथ आपका प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट हो गया। ठीक है। हाँ, COE कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का परिश्रमिक 2000 एक साथ में दे रखा है। इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी इस वाले पार्ट का हिस्सा है, तो इस वाले पार्ट में ये इंक्लूड है ही, दूसरी बार नहीं लिखेंगे। यदि यहाँ केवल कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय लिखा होता तब हम यहाँ इसको इंक्लूड करते, लेकिन ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ये हमें मिल गया। तो इसके बाद फिर हम बस यहाँ केवल कितना लिख देंगे 2000, और इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस पे चले जाएंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या लिखेंगे हम, चलो मैं करवा देता हूँ। 500 कौन सा, इंटरेस्ट का, रेंट 700 प्लस प्रॉफिट 800, ये सारा हो गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। आगे डेप सिंपल रखना है ना, डेप सॉरी मिक्स्ड इनकम इसमें लिखी है कहीं ना कहीं, ये रीस मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड 1500, और आगे वैल्यू पुट अप करके GDP MP निकल जाएगा। GDP MP से GNP MP निकालना है, तो इसका मतलब इसमें से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, NFIA प्लस कर दोगे, इसमें और कुछ नहीं होना, इसमें कोई खास काम अपने आप करके देखना बेटा, हो जाएगा। नेट फैक्टर NFIA नेट फैक्टर विदेशों को है, देखिएगा क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए, को है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा फ्रॉम के लिए। NFIA इसका मतलब कितना हो गया बेटा मेरा, -150, वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एन
NPMP निकालना है, वो ही इनकम मेथड चलेगा, मजदूरी एंड वेजेज एंड सैलरी हो गई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रेंट, वही है इनकम मेथड यूज करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया था और उसके बाद निकालोगे। देखो अब यहाँ वेजेज एंड सैलरी है, इसके साथ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो अब की बार ऐड हो जाएगा ये 12,000 प्लस 250, ये दोनों मिलकर COE बनेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये आप क्वेश्चन करेंगे 12th क्वेश्चन भी। इसमें क्या पूछ रहा है ये, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस किस में आता है, इनकम मेथड में ही आता है, तो इसमें भी इनकम मेथड ही लगेगा, ठीक है ना। और इनकम मेथड इसका तो छोटा सा ही है, आप चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, इसका ये मैंने हिंट भी दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है वो आप हिंट में नीचे यूट्यूब के जो आप कह सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, फिर हम देखते हैं कुछ एक नया वीडियो बनाते हैं इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम के लिए, या फिर कुछ आपकी जिस तरह से भी हेल्प कर पाएंगे वो करेंगे। ये मैंने हिंट वैसे इसमें लिख दिए हैं। चलिए, आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, बहुत टाइम हो गया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।